जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 25 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए मेरे दोस्त, क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं ना तो सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर कर कर जरूर जाइए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको हल्के में मत लीजिए कोई भी एग्जाम को। एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये 5 साल में आता है, टफ हो ही जाता है, कंपटीशन हाई होगा ही। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर कर कर जाइए और टेंशन फ्री रहिए, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर ये आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और फायदा होने वाला है, ठीक ना। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कितना बार रिपीटेशन होता है सेम क्वेश्चन को, और जो भी आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जो भी फार्मूले या ट्रिक्स बताऊंगा, उन सभी ट्रिक्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रोसेस भी देखिएगा किस तरीके से हम सोचते हैं, उस सोच को मैं आपके अंदर डेवलप कर दूंगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर, 12 से 1/2 मतलब 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो पूछ रहा मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों जानते हैं इस क्वेश्चन की औकात कितनी है? मुश्किल से 15 से 20 सेकंड। 15 से 20 सेकंड ये बहुत बोल दिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे करिएगा। हर एक क्वेश्चन को जरूरी नहीं है आप सोल्यूशन कर कर ही बनाइए, एग्जैक्ट आंसर ही लाकर बनाइए। बहुत सारे ऑप्शंस के माध्यम से भी कर दीजिएगा, बहुत सारे यूनिट डिजिट के माध्यम से, बहुत सारे डिजिटल सम के माध्यम से, बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। देखिए आज मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में फर्स्ट जो पैराग्राफ बोल रहा है 12.5% लाभ और कुर्सी को 8 से 1/3% की हानि पर बेचता तो 25 रुपये का मुनाफा होता। चलिए हम इस फर्स्ट अंडर ये पैराग्राफ को हम क्लोज करते हैं। सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है, वहीं दूसरी ओर जब मेज को जो है ना 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है, तो 8 से 1/3 सबसे पहले मेज का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CPM, कॉस्ट प्राइस ऑफ मेज, ठीक। इसको 8 से 1/3% की हानि पर बेचता है। मैं परसेंटेज में आपको बताया था कि 8 से 1/3 का मतलब 25/3%। यदि इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा मेरे भाई 1/12, ठीक ना, 1/12 है ना। तो 1/12 की हानि पर बेचता है, यानी 12 का कोई वस्तु है तो 11 में बेचता है, तो हानि पर बेच रहा, सीधे इसको 11/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यदि इतना लाभ रहता तो कितना करते, 13/12 कर देते, ठीक ना। हानि पर है तो 12 में से ये घट जाएगा, 11, 12 नीचे रहेगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में आपको बताया हूँ, जरूर जाकर देखिए। अब इतना की हानि पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस हम मान लिए मेज का CP, और इस पर कितना इतना हानि बेचता है, मतलब 11/12 में बेचता है। अब बोल रहा है कि कुर्सी को मेरे दोस्त, कुर्सी का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं CPC, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, इसको 12.5% के लाभ पर बेचता है। 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 25/2% होता है ना। 25/2% को जब फ्रैक्शन में आप बदलिएगा तो क्या आएगा, 1/8। 1/8 में बेच रहा लेकिन लाभ में बेच रहा, ठीक ना। यहाँ माइनस हो रहा हानि, यहाँ प्लस हो रहा लाभ पर बेच रहा, मतलब 9 क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई, प्लस माइनस लाभ और हानि का प्रक्रिया समझ में आ गया। अब बोल रहा है ये विक्रय मूल्य इसका हो गया और ये इसका शेयर का क्रय मूल्य हो गया, सॉरी इसका भी विक्रय मूल्य हुआ। बोल रहा है कि दो ना लाभ होता है ना ही हानि होता है, ठीक है ना। यानी कि जो है विक्रय मूल्य बोल रहा है यहाँ पर समान है, ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को है ना बराबर कर देते हैं, ठीक ना। समझ नहीं आया, बोल रहा है ना तो लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब क्या है ना कि विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य सेम है। अब देखिए यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे किसका, मेज का, और कॉस्ट प्राइस जो है ना वो चेयर का निकाल लेंगे दोस्त। तो कितना आ जाएगा, इसको काट, 2 चौका 8, 3 चौका 12, 3 नंबर कितना आएगा, 27 बटे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस मेज का आएगा 27 और कॉस्ट प्राइस चेयर का 22, इस रेशियो में आएगा।
आपसे पूछ क्या रहा था, मेज का कॉस्ट प्राइस। तो मेज का कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 27 के रेशियो में आएगा, जो भी होगा 27 का मल्टीपल होगा। 27 का मल्टीपल मतलब 9 और 3 का मल्टीपल। तो देखिए ये क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, खत्म ऑप्शन। ऑप्शन बी देखिए 3 का मल्टीपल, नहीं है, खत्म। ऑप्शन डी देखिए क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन सी देखिए 27 का मल्टीपल है, 3 का भी है और 9 का भी है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार कर निकल जाना। आपको क्या बोले 15 से 20 सेकंड का सवाल है, ये बस आपको समझाने में इतना समय लग गया, नहीं तो हम यदि करते तो तुरंत बना देते, इतना लिखते भी नहीं, 1 2 मान लेते या XY मान लेते, सीधी सी बात, ठीक ना। तो ये करना है आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा, बोल रहा है ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। मतलब कि ये जितना हानि में बेच रहा ना, सेम उतना ही में ये बेच रहा है। तो दोनों को हम बिक्री मूल्य बराबर कर दिए, बस बिक्री मूल्य बराबर कर दिए, ये कॉस्ट प्राइस दोनों का रेशियो ले लिए, निकल गया। बस आगे काहे हम कैलकुलेशन करेंगे, निकल जाएंगे बनाकर, ठीक। ऐसे ही करना। साथियों देखिए एक अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है यदि a बराबर x प्लस वाई, b बराबर x माइनस वाई और c बराबर 2x माइनस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने इतना दिया हुआ और इतना का मान पूछ रहा, और यदि इसको हम ध्यानपूर्वक देखें मेरे दोस्त, तो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है। मतलब अब प्लस माइनस क्या होगा बीच में वो देखा जाएगा, ए माइनस बी का ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा, ठीक ना। ये देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा मेरे दोस्त। आप कर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, फिर माइनस 2bc फिर प्लस 2ac आ रहा है ना। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर असल में दिख रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, a के जगह x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई बैठा देंगे, माइनस b के जगह कितना है x माइनस वाई, माइनस x माइनस वाई करेंगे, माइनस पहले से और यहाँ भी x माइनस वाई है, तो मल्टीप्लाई होगा माइनस x हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा। ये समझ में आया ना। देखिए माइनस पहले से है ना, और यहाँ फिर घटाएंगे तो माइनस x माइनस वाई करेंगे ना दोस्त, तो माइनस x होगा, फिर माइनस माइनस प्लस वाई होगा, फिर प्लस c का मान कितना है मेरे दोस्त 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है ना। और ऑप्शन भी आपके सामने x y और 1 के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 2y प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या ऑप्शन ये है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर दिख रहा 2y प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सजाकर ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल अप्रोच था, एकदम सबसे शॉर्टेस्ट जो अप्रोच था वही आपको बताना है, ठीक है ना। साथियों देखिए फिर से स्टैटिक्स का वो महत्वपूर्ण सवाल आ गया है, बार बार रिपीट हो रहा प्रीवियस ईयर पेपर। बोल रहा है आंकड़ों 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90 और 50 की माध्यिका ज्ञात करें। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या होगा ये पूछ रहा। असल में ये माध्यिका दो जगह पूछा है ना, तो जो दोनों माध्यिका होगा उन दोनों माध्यिका का माध्य क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा। असल में दोनों माध्यिका को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है लास्ट में, है ना। तो देखिए माध्यिका निकालने में सबसे पेचीदा यही माध्यिका ही निकालने में होता है। ऐसा जब आंकड़ा दिया रहता है तो पेचीदा कुछ नहीं है, बस क्या करना है, इसको जो है ना, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है सबसे पहले। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, पहले 20 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, फिर 50 लिखेंगे, 2 बार 50 है तो 50 लिखेंगे। अब क्या है 70 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 80 लिखेंगे, उसके बाद 90। अब यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा कितना आंकड़ा है, 2 4 6 8 है, यहाँ भी 2 4 6 8, मतलब पूरी तरीके से हम अच्छा से लिख रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। अब देखिए जो होता है वो माध्यिका इसके बीच वाला नंबर होता है,
तो बीच वाला नंबर क्या होगा, इधर से 2 4 इधर से गिनेंगे, इधर से 2 4 इधर से गिनेंगे, मतलब ये इधर से और ये इधर से, ठीक है ना। तो इसका माध्यिका अब क्या होगा मेरे दोस्त, तो इस दोनों के बीच का माध्यिका जो होगा ना, क्या निकालेंगे हम, सम संख्या है ना, सम संख्या को हम ये बीच वाला जो नंबर है इसको दो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 50 + 50/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 50 इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। समझ में आया, बीच वाला होता है नंबर, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच क्या आया, ये नंबर आया, इधर से भी ये 2 नंबर आया, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहला का माध्यिका निकल गया। अब बोल क्या रहा कि 30 को 120 से बदल दिया जाए, यानी जहाँ 30 था ना वहाँ 120 आप लिख दीजिएगा। तो क्या मामला हो सकता है, देखिए अब 30 को 120 से हम बदल देंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, 120 तो सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो अब क्या होगा, 20 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 होगा, फिर 50 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर 120 होगा ना। तो अब देखिए फिर से असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, बस 30 की जगह 120 किए, तो 120 को तो लास्ट में लिखेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे, इधर से 4 गिनेंगे आधा, इधर से भी 4 गिनेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 + 70/2 हो जाएगा। ऐसे भी 50 और 70 के बीच कौन सी संख्या 60 होती है। तो देखिए 50 70 120 में 2 से भागा देंगे तो 60 आया, ये 60 आएगा, माध्यिका दूसरा वाला आएगा ना। तो अब बोल रहा है कि इन दोनों माध्यिकाओं का माध्य निकालने, तब इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले 50 माध्यिका आया, फिर दूसरा कितना आएगा 60 आया है, बटे 2 कर देंगे तो कितना है 110/2 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 55 आ जाएगा। तो इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब भी आंकड़ा दिया रहेगा आपके सामने, एकदम माध्यिका पूछे, एकदम सावधानी पूर्वक आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और देख लेना है जितना आंकड़ा है ना, नंबर गिन लेना, उतना आंकड़ा लिखे हैं कि नहीं, नहीं तो बहुत बार गलती हो जाता है और इसी में मिस्टेक होता है। इसलिए बोलते हैं माथा पेची, ये पेचीदा सवाल है, ठीक है ना। यदि थोड़ा सा भी गलती हो गया मिस तो खत्म कहानी। ये देखिए 2 बार 50 रिपीट कर गया तो 50 लिखना पड़ा, नहीं तो नहीं लिख रहे थे ना। तो इस तरीके से सावधान रहिएगा, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आया होगा तो हो सकता है अगला बार में आपको समझ आ जाए धीरे धीरे, लेकिन आपको समझा देंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों देखिए, ट्रेन पर आधारित एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये बहुत ही पूछा जाता है और स्टूडेंट है ना इसकी लंबाई चौड़ाई देखकर डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। बहुत ही इजी है। बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो पूछ रहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं 2 स्टेशन है, ये है स्टेशन ए यहाँ पर है मान लेते हैं, और ये इधर स्टेशन बी है, ठीक है ना। अब क्या है ना, ये पहला रेलगाड़ी जो है वो चलती है बी की ओर और दूसरा रेलगाड़ी जो है ना वो ए की ओर चलती है एक ही समय में, ठीक है ना। तो मान लेते हैं रास्ता में इस पॉइंट पर मिलती है, पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर मिलती होगी तो टाइम तो सेम हुआ होगा, जितना देर ये गाड़ी चली उधर उतना देर भी वही गाड़ी आएगी इधर, मतलब टाइम दोनों का इस पॉइंट पर आकर मिलेगी तो सेम टाइम हुआ होगा, उतना समय वो भी लिया होगा और उतना समय ये भी लिया होगा। लेकिन वो अलग बात है जो डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर किया होगा कौन कम किया होगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर जो चाल चल रही है वही की होगी ना, क्योंकि स्पीड से ज़्यादा जा रही है। तो अब देखिए समय यदि टी ए का जो हुआ होगा ट्रेन ए का बराबर हुआ होगा ट्रेन बी का समय के हुआ होगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो इसका दूरी मान लेते हैं मेरे दोस्त x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा ए बटे 4, इसका क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। तो बी कितना किया होगा, इससे 80 किलोमीटर अधिक किया होगा, क्योंकि 4 अधिक इसका है तो यही तो
ज़्यादा किया होगा ना, तो x प्लस 80 किलोमीटर अधिक बोल रहा है। एक रेलगाड़ी में दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में जो है ना 80 किलोमीटर अधिक, तो कोई एक रेलगाड़ी ये मान लेते हैं दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक, और यही करेगा ही क्योंकि स्पीड जो है ना वो इसका ज़्यादा है, समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है ना। स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा करेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 पचे 20, 5 पचे 25 करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5x बराबर 4x प्लस 320 आ जाएगा मेरे दोस्त। x बराबर क्या आएगा, 320 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, एगो x किया होगा तो x प्लस क्या है, एगो 80 किया होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, 2x प्लस 80 हो जाएगा ना। तो बस 2x का मान कितना है, 320 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये 32 दूना 64 प्लस 80 640 प्लस 80 कितना होगा, 720 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा मेरे भाई। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। साथियों देखिए एक और तरीका बताते हैं, ठीक है ना। एक और मन में ख्याल आया, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है और इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट है। ये बेसिक है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, इसीलिए इस मेथड को आप भूलिएगा मत, ठीक है ना। ट्रिक तो कभी भी भूल जाइएगा। देखिए जैसे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, इन सभी को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, देखिए एक ट्रेन है, उसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे के क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आपको एक फार्मूला पता होगा कि समय बराबर दूरी बटे जो होता है ना वो चाल होता है। अब यदि यहाँ पर दूरी और चाल के बीच का रिलेशन निकाले ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ क्या होगा, एस टी बराबर डी होगा, एस क्या है चाल और डी क्या है डिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा। अब स्पीड का रेशियो देखिए हम काटेंगे, 4 पचे 20, 5 पचे 25, तो 4 रेशियो 5 क्या है स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो भी वही हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी मेरे दोस्त 4:5 ही हो जाएगा। तो बोल रहा कि एक ने दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस किया। 80 किलोमीटर क्या किया होगा, यही डिस्टेंस जो अंतर आ रहा है एक के कारण ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस अधिक कर रहा है। तो एक बराबर मेरे दोस्त 80 है, तो पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो स्टेशन के बीच की दूरी ये 4 है और ये प्लस 5, इसका दूरी पहला ट्रेन का 4 दूरी है और इसका 5 है, टोटल 9 दूरी पूछ रहा है। यानी 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 72 720 किलोमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इस तरीके से बनाया जाता है। साथियों देखिए डिविजिबिलिटी रूल का एक बहुत ही फेमस सवाल है। बोल रहा है यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल आपको रहे ना तो मैं कोशिश करता हूँ जितना कम से कम आपको फार्मूला या ट्रिक याद करिए। इस तरीके का सवाल आप बेसिक कोई वैल्यू मानकर इसको बना लीजिए, अब बन जाएगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक ना। इसमें भी ट्रिक याद करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो देखिए n है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। एक संख्या n है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं ना मेरे दोस्त, तो रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर आता है 3 आता है, ठीक ना। रिमाइंडर जो आता है वो 3 आता है। तो देखिए ये संख्याएं क्या हो सकती है, या तो 8 हो सकती है, 8 होगी ना, 5 एकम, या तो 3 होगा, या तो फिर क्या हो सकता है 8 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 13 हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है मेरे दोस्त 18 हो सकता है। इसी तरीके से डॉट 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 तक चला जाएगा, ठीक है ना। तो n का मान बहुत सारा इंफिनिटिव होगा, लेकिन आपको दिया है कि इकाई अंक क्या है, ये पूछ रहा है n का इकाई अंक क्या है। तो n का इकाई अंक मेरे दोस्त क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 8 ही हो सकता है। फिर आगे देखिएगा तो 27 आता है, फिर आगे देखिएगा तो 28 आता है, अनंत वैल्यू आ रहा है, लेकिन इकाई अंक पूछ रहा क्या होगा। तो इकाई अंक देख रहे हैं 3 है, 8 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 8 है। यानी इकाई अंक जो है 3 और 8 के अलावा कुछ नहीं आएगा, एक सीरीज बन गया है 5-5 गैप पर ये आते रहेगा संख्या। तो सभी का यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। साथियों देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहला नंबर तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप बना लिए, एक थ्योरिटिकल समझिए, एक सवाल याद हो गया कि यदि वर्ग का
चारों भुजाओं के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं ना, तो एक वर्ग का निर्माण ही होता है, ठीक है ना। एक वर्ग दूसरा वर्ग का निर्माण होता है, ठीक है ना, दूसरा वर्ग का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि किसी भी वर्ग के मध्य, चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से निम्न में से किस चीज का निर्माण होता है। ऑप्शन दे देगा वर्ग का, आयत का, समांतर चतुर्भुज का या समचतुर्भुज का, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वर्ग का निर्माण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 36 है ना, तो इसका ए स्क्वायर इतना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, भुजा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए बड़े वाले वर्ग का भुजा 6 आ गया, तो भुजा 6 आ गया, मान लिया यहाँ से यहाँ तक 6 आ गया, ये टोटल बराबर होता है ना। अब देखिए छोटे वाले वर्ग में हम एक विकर्ण खींचते हैं, ये तो विकर्ण हो गया, बीचों बीच खींच, तो विकर्ण इसका √2 × a हो जाएगा, जो कि बड़े वाले वर्ग के भुजा हो। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यही वाला चीज तो है ना, या तो फिर आप ऐसे कर दीजिए, यही भुजा ये है, बराबर है ना सर। तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले वर्ग के भुजा क्या हो जाएगा, बड़े वाले वर्ग के भुजा 6 आ जाएगा, ये बराबर 6/√2 आ जाएगा। अब एरिया आपसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे 36 बटे मेरे भाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर 50 सेंटीमीटर भुजा वाली 784 वर्गाकार टाइलें लगाना आवश्यक है। तो पूछ रहा कमरे की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कमरा का जो साइज है वो वर्गाकार आकार का है, कमरा का लंबाई पूछेगा, चौड़ाई सेम ही होगा क्योंकि वर्गाकार साइज का है, तो लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होगा। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, तब ज्यादा समझ आएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए एक वर्गाकार कमरा है जिसका फर्श कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना, और ये जो फर्श है ये वर्गाकार ही होगा। बोल रहा कि 50 सेंटीमीटर भुजा वाले है ना, एक टाइल्स लगाना है, और ऐसा एक नहीं बल्कि 784 वर्गाकार टाइल लगाना। तो हम फिलहाल देख लेते हैं कि एक जो है ना वर्गाकार टाइल्स का आकार हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मान लीजिए एक टाइल्स ये है, ठीक है ना, ये टाइल्स ये छोटा वाला मान लीजिए, जिसकी भुजा जो है ना 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, सभी लोगों लंबाई चौड़ाई सेम है। तो इसका यदि एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है, भुजा के स्क्वायर 50 × 50, ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। ऐसा जो है ना इस फर्श पर 784 लगा हुआ है, तो एक का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो टोटल 784 वर्गाकार टाइल लगाना, तो 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो कितना टोटल का क्षेत्रफल आएगा, इस वर्गाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा ना इतना। तो ये वर्गाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर ही होगा ना। तो मान लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए हम इसको ए का मान निकालेंगे, तो ये देखिए 1 0 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 5 बाहर आ जाएगा, सीधे 50 कर देते, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 आएगा, इंटू 784 किसका स्क्वायर रूट आता है आपका आ जाएगा 28 का, तो 28 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 28 बच्चे 104 1400 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर क्या है मेरे दोस्त 1400। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ये वर्गाकार की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा की लंबाई ये क्या है सेंटीमीटर में, आपको मीटर में आंसर दिया है, तो क्या करेंगे हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त, 2 0 खत्म, तो ये क्या आ गया 14 मीटर आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ था नहीं, बहुत ही सिंपल था। एक वर्गाकार फर्श है, इस पर एक जो है 50 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल लगाया जाता है, और ऐसा 784 लगाया जाता। तो एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 50 × 50, तो 784 लगाता, तो 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा ना, टोटल इसका क्षेत्रफल ढक लेगा, तो बराबर ए स्क्वायर। तो ए का मान निकालिएगा 1400 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन ऑप्शन जो है वो मीटर में है दिया, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में बन जाएगा, जो कि 14 मीटर आएगा। ठीक, साथियों देखिए सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर
प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा निवेश की गई राशि क्या है। यहाँ पर देखिए सिर्फ रेट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ। कम से कम टाइम जरूर दिया रहना चाहिए था, और नहीं तो कुछ प्रिंसिपल भी दिया रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ सिर्फ यही लैंग्वेज, इसका सॉल्यूशन एक बार देखना पड़ेगा क्या टाइम दिया है। हाँ, टाइम दिया हुआ 2 वर्ष है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सुधार लीजिएगा। 2 वर्ष में बोल रहा है कि 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए निवेश की गई राशि पूछ रहा है। निवेश की गई राशि हमेशा 100% मानना। 100% यदि आप जो मानते हैं ना, निवेश की गई राशि जो है, मैं लिख देता हूँ, निवेश राशि जब 100% मानिएगा, या प्रिंसिपल जो है ना वही होता है, निवेश की गई राशि या प्रिंसिपल, तो वो आप 100% मान लीजिए, ठीक ना। जब ये 100 मानिएगा ना, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे दोस्त, वो आपका रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है, ठीक है। रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही हो जाता है। तो रेट कितना दिया हुआ, 3% दिया हुआ, और टाइम कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ, 2 वर्ष दिया हुआ है ना। तो ये जो 6% की बढ़ोतरी होता है मेरे भाई, वो किसके कारण होता है, 100% बढ़ोतरी होने के कारण ये 240 रुपये की वृद्धि हो रहा, सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा। तो यही 6% का वैल्यू जो दिया हुआ वो 240 रुपया। तो आप क्या निकालिएगा, निवेश की गई राशि। निवेश की गई राशि कितना माने, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 100% का वैल्यू आ जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि निवेश की गई राशि आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि निश्चित धनराशि पूछ रहा है ना, निश्चित धनराशि में आप कोई भी मान लीजिएगा, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। कांस्टेंट दोनों है, सेम, कट जाएगा। तो जो भी अंतर ये ज्यादा आ रहा है 3% रेट में बढ़ोतरी के कारण ही आ रहा है, टाइम भी सेम है दोनों में, तो ये 3 × 2 आएगा, 6% बराबर इतना। आप बेसिक कैलकुलेशन भी कर देखिएगा ना, तो यही रिजल्टेंट फाइनली आने वाला है, 6% बराबर 240। उसके बाद प्रिंसिपल 100% माना है, तो 100% का वैल्यू 4000। जब भी इसे सवाल रहे तो इसे बनाना, और ये पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को, ध्यान रखिएगा, को बोल रहा, विभाजित करने पर शेषफल यानी रिमाइंडर जो है वो क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। देखिए 2 संख्याएं दिया हुआ है, 2400 और 1810, ठीक ना, 1810, और बोल रहा है इसको यानी इन दोनों को विभाजित करने पर, यानी इसको विभाजित करने पर, तो जो भी इसको विभाजित करेगा वो इससे छोटा ही संख्या करेगा ना। इसको बोल रहा है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, को जैसे ही पूछे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमको HCF निकालना है, और HCF निकालना कैसे है ये आगे आपको सोच समझ कर यहाँ क्वेश्चन जो बोलेगा उसके अनुसार निकालना है। फिलहाल HCF निकालना है, को बोलेगा, ठीक है ना। और यदि से बोलता से तो क्या होता, LCM होता, ठीक है ना, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा। अब बोला बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, और उसके बाद भी क्या कंडीशन दिया कि रिमाइंडर जो है ना 6 और 4 प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि यदि रिमाइंडर 6 इसमें प्राप्त होता है, 4 इसमें है, यदि रिमाइंडर नहीं प्राप्त होता तो कितना ये संख्याएं असल में होती, तो घटा देंगे। रिमाइंडर 6 प्राप्त हो रहा ना, तो 6 हटा देते हैं रिमाइंडर को, तो कितना बचता है, 2394 बचता है। और इसको भी रिमाइंडर हम यदि हटा देते हैं तो 1836 बचता है। 1810 है ना, तो 1800 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 1806। अब देखिए क्या है ना, अब इन 2 संख्याओं को HCF देना है, HCF देना है, यानी HCF निकालना है कि कौन सी संख्याएं जो है इन दोनों का HCF हो सकता है। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है कि आप तो कॉमन फैक्टर कर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा। मैं आपको सबसे जो बेस्ट अप्रोच है और फास्ट कैलकुलेशन करने की वो मैं बता, ऑप्शन पर चले जाना। फाइनली अब निकालना क्या है, इन दोनों का HCF है ना, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन पर चले जाइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए 42 है। 42 को हम क्या 7 और 6 में तोड़ सकते हैं ना, तो 7 और 6 देखिए इनमें आना चाहिए, कोई एक आए, चाहे 7 आ जाए या 6 आ जाए।
तो 7 को देखते हैं, इसमें देखते हैं 7 दूना 14, 4 7 5 35, 5 7 8 56, यानी 7 इसमें आ रहा, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं 7 21 2 7 चौक 28, 1 7 दूना 14, यानी इसमें भी 7 आ रहा। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें है, लेकिन सिर्फ 7 ही नहीं है ये हमको नहीं पता है, और भी हो सकता है। तो देखिए 7 इस दोनों में है, तो ये ऑप्शन हो सकता है मेरे दोस्त, कॉमन फैक्टर है और HCF यही होता है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन बी चलिए देखिए, 44 को 11 और 4 में तोड़ सकते हैं। देखिए ये दोनों में क्या 11 है, कम से कम कोई एक नंबर देखिए, या फिर 4 है तो 4 देखिएगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, इसका फैक्टर नहीं है। तो 4 जो है ना, ध्यान रखिएगा, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं हो रहा, 11 भी इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 46 का मतलब 23 से होना चाहिए कम से कम। देखिए इसमें दोनों में 23 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है या नहीं है, तो इन दोनों में देखिएगा 23 नहीं है मेरे दोस्त। 23 63 से तो कितना हो जाएगा आपका, ये भी नहीं हो, इसमें भी, इसमें नहीं समझ आ रहा, तो इसमें देखिए 23 से कम 1, 23 से कम 23, 23 का 92 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 40 देखिए क्या आएगा इसमें, 40 का मतलब 2 5 और 8 5 आना चाहिए, तो 8 5 क्या इसमें आ रहा, 5 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों संख्या का जो है HCF होगा वो 42 होगा, ठीक है ना। देखिए ये लंबा चौड़ा सवाल दिखने में लग रहा है, लेकिन इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर डरना नहीं, सामना करना है, ठीक है ना। बोल रहा है एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी है, ठीक। पहले स्टॉप पर इसमें से 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और फिर 12 यात्री नए जो यात्री हैं वो चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या जो है ना वो 248 है, तो पूछ रहा है रेलगाड़ी चलने के समय उसमें कितने यात्री सवार थे। यानी जब कोई एक यात्री रेलगाड़ी है ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है, किसी एक पॉइंट से, और पहला डेस्टिनेशन में पहला स्टॉप, आप बस गाड़ी देखिए या रेलगाड़ी को आप इमेजिन करिए, तो पहला जब स्टार्टिंग में गाड़ी चलती है तो मान लेते हैं इसमें व्यक्तियों की संख्या जो होगी ना वो x होगी, ठीक है ना। रेलगाड़ी जहां से शुरू करती है वहां से मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या x है, हमको नहीं पता है क्योंकि रेलगाड़ी चलने के समय पूछ रहा है कितने यात्री थे, तो मान लेंगे रेलगाड़ी चलने के समय x यात्री टोटल थे। अब क्या होता है, पहला स्टॉप पर जाता है, ये फर्स्ट स्टॉपेज में लिख देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट स्टॉपेज पर क्या होता है ना, 1/3 यात्री उतर जाते हैं, तो 1/3 यात्री उतर जाते हैं मेरे दोस्त, तो बचता कितना है, 1/3 यात्री उतर जाते हैं मतलब x/3 उतर जाता है, तो बचता कितना है 2/3, यानी 2x/3 बचता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा हमेशा हमको है ना बचने का यात्री लिखना है, क्योंकि फाइनली दिया हुआ है यात्रियों की संख्या 248 बचता है तीसरे स्टॉपेज पर, ठीक। तो x/3 उतर गया, बचता कितना है 2x/3 बचेगा, ठीक। अब क्या है ना इसको नहीं लेना, ठीक, इसको नहीं लेना। अब बोल रहा कि उतर तो जाता है 1/3, लेकिन उसी वक्त 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। यात्री टोटल इतना बचा है, लेकिन और 96 यात्री जो है ना वो क्या किया जाए, चढ़ गया उसी वक्त। होता है ना बस स्टॉपेज पे ट्रेन पर कि कुछ यात्री उतरते हैं कुछ चढ़ते हैं, तो यहाँ पर 1/3 यात्री उतर गया, बचता है 2/3, वो तो रहा है इसका 2/3, उसके बाद 96 और यात्री जो है चढ़ गए पहले स्टॉपेज पे। उसके बाद दूसरा स्टॉपेज आता है, दूसरा स्टॉपेज जो आता है वो है मेरे दोस्त, दूसरा स्टॉपेज में है ना, वो उसमें क्या होता है आधे यात्री उतर जाते हैं, तो आधे यात्री उतर जाते हैं, जो भी यात्री होगा यही यात्री होगा, इसी को लेकर चल रहा होगा दूसरे स्टॉपेज पे, तो इसमें से क्या है ना आधे यात्री उतर जाते हैं, तो या आधे यात्री उतर जाते हैं तो बचता है आधा यात्री, और आधा उतर जाता है तो आधा रहा होगा ना, तो इसमें से क्या करेंगे आधा रखेंगे हम, ये टोटल यात्री में से आधा उतर गया तो हम आधा ही रखेंगे ना, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, इसका 1/2 करेंगे, 2x/3 का 1/2 क्या होगा x/3 होगा, देखिए 2x/3 का 1/2 बचेगा,
आधा तो उतर गया, तो बाकी आधा नहीं बचेगा, तो इसका हम आधा करेंगे, कितना होगा मेरे दोस्त, x/3 होगा। उसके बाद इसमें तो भी आधा करेंगे, आधा उतरा है टोटल में ना, तो इसमें आधा कर लिए, इसमें तो भी आधा करना है, नहीं तो इस तरीके से करिए, समझ में आया। एक बार डिवाइड करेंगे 1/2 से, फिर इसमें भी 1/2 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 48 हो गया। अब जो है 2 स्टॉपेज हो गया। अब क्या बोलता है कि और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, 12 यात्री और चढ़ गया, आधा उतरा था, 12 यात्री और चढ़ गया। अब बोलता है कि तीसरे स्टॉपेज पर गाड़ी पहुंचती है ना, तो तीसरे स्टॉपेज में पहुंचती है तो यात्रियों की संख्या जो होती है ना मेरे दोस्त 248 होती है। तो तीसरे स्टॉपेज पर कितना यात्री जा रही है अभी गाड़ी में सवार, रेलगाड़ी में, तो बोलिएगा इतना यात्री, यानी x/3 प्लस 48 बार कितना होगा, 60 होगा। यानी यही यात्री लेकर जो है तीसरे स्टॉपेज पे पहुंच रही है रेलगाड़ी, और यही बोल रहा है कि 248 के रूप में पहुंचती है, 248 होता है, यानी इसका वैल्यू 248 बोल रहा है, यानी x/3 प्लस 60 बराबर 248 बोल रहा। तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 60 घटा लेंगे, 248 माइनस 60 कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 18, 8 6 14, 8, ठीक है, 8 14 4, हाँ ठीक है, 188। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 188 गुने 3 आ जाएगा, 188 गुने 3 करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 24 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आप कर देखिए, 8 24 के 4 बाकी 2, 8 54 2 56 आ रहा ना, 564। एक्स बराबर क्या है, 564, और एक्स क्या माने थे, स्टार्टिंग में जो रेलगाड़ी चलती है ना वो एक्स यात्रियों को लेकर चलती है, एक्स यात्री टोटल सवार होते हैं यात्री जहाँ से ट्रेन रेलगाड़ी शुरू करती है, तो एक्स का मान 564 आया, मतलब कि रेलगाड़ी जहाँ चली जहाँ से जिस समय चली उस समय यात्रियों की संख्या जो है रेलगाड़ी में वो है 564 था। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं आया। साथियों देखिए, एज पर आधारित प्रश्न है, बोल रहा लीमा के पिता की आयु, लीमा की आयु की 4 गुनी है, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, तो पूछ रहा उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को है ना आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे बनाइए, बोल रहा लीमा की जो आयु है ना, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है, तो देखिए लीमा की आयु मान लेते हैं x वर्ष यदि, तो इसके पिताजी का उम्र क्या होगा, इसका 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोल रहा लीमा के पिता की आयु जो है ना, लीमा की आयु की 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी है ना, मान लेते हैं लीमा की आयु x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, इसके 4 गुना 4x। अब पूछ क्या रहा, उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा ना, तो इसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, 4x है, यानी जो भी संख्या होगा ऑप्शन दिया होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल देखिए, कोई ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या ऑप्शन ए 35 4 का मल्टीपल है, क्या ऑप्शन बी 30 जो है 4 का मल्टीपल है, क्या ऑप्शन सी 45 जो है 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी ही बचता है 40 जो कि 4 का मल्टीपल है मेरे भाई, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपको शॉर्टकट बताने का ट्रिक, और ये ट्रिक तभी आप यूटिलाइज कर पाइएगा जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा बेसिक के माध्यम से भी बनाकर बताते हैं। तो देखिए फिलहाल ये है लीमा की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु इसके 4x। अब बोल रहा है 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, 4 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 4x माइनस 4 वर्ष, क्योंकि अभी इसका आयु 4x वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले घटेगा, कम ही होगा ना, तो 4x माइनस 4। और उसके बाद बोल रहा 4 वर्ष पहले उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, ठीक ना, तो इसके तत्कालीन आयु क्या है, इसके पिताजी का बोल रहा है 4 वर्ष पहले उसके पिताजी की आयु जो है ना, ये आयु उसके तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, किसकी तत्कालीन आयु की, यहाँ पर पिताजी का या फिर लीमा का, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसके तत्कालीन आयु की, हाँ ठीक है, लीमा का ही बात कर रहा है, तो लीमा का ही बात कर रहा है, तो लीमा का 4 वर्ष पहले x माइनस 4 वर्ष होगा, तो बोल रहा इसका 6 गुना ये था,
इसका जो है ना 4 वर्ष पहले इसके पिताजी का उम्र इस लीमा से कितना गुना था, 6 गुना था। तो 6 गुना इसमें था, तो यदि हम इसमें 6 गुना कर लेते हैं लीमा में, और तब जाकर ये दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा ना। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - 24 बराबर 4x - 4। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आएगा। तो आपसे पूछ रहा हूँ उसके पिताजी की वर्तमान आयु, पिताजी को वर्तमान आयु क्या माने थे, 4x, x का मान कितना आया, 10 आया। तो 10 गुने 4 क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 बराबर 40 वर्ष आ गया ना। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए हर तरीके से बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में मेथड बताया ना वो करना है। यदि ऑप्शन और 4 का मल्टीपल मिल जाता तो इस मेथड से हम बनाते हैं, लेकिन हमको जब मिल रहा बनाया, मौका का फायदा तो उठाना है ना, तो इस तरीके से उठाना सीखिए। सच में देखिए जब भी ऐसा सवाल आए ना इस तरीके का रिमाइंडर थ्योरम से, तो आप क्या करिए ना, कोई फॉर्मूला या ट्रिक रटने के बजाय आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से करिए, और सबसे बेस्ट अप्रोच वही है, और मैं भी वही करता हूँ, आपको भी वही बता रहा हूँ। हालांकि मेथड जो है वो भी है इसका, लेकिन मेथड से पहले आप ऑप्शन के माध्यम से ही बना लेते हैं, तो ऑप्शन के माध्यम से ही बनाइए, क्योंकि फाइनली हमारा जो है गोल है क्वेश्चन कंप्लीट करने का, बनाने का, चाहे जैसे बनाए टाइम के अंदर। तो वो दोनों चीज ऑप्शन के माध्यम से आपको कवर हो जाएगा। बोल रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। तो देखिए हम कोई मान लेते हैं कोई नियम कानून हमको नहीं पता है, तो हम सीधे ऑप्शन पर चले जाते हैं। बोल रहा कि 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 12 से भी करते हैं तो भी 3 शेषफल बचता है, 16 से भी करते हैं तो भी 3 शेषफल। तो हम ऑप्शन पर चले जाते हैं, और वो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा, तो छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले 147 लेकर देखते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 6, 8 8 64, 3 आ रहा रिमाइंडर, ठीक है। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 2 12 2 24, 3, ये भी आ रहा है रिमाइंडर। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 में 44, 3 आ रहा, ठीक ना। यानी ये तीनों ये डिवाइड हो रहा और 3 रिमाइंडर दे रहा, लेकिन आगे और बोला है कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। इससे 7 से विभाजित करते हैं तो क्या शेषफल 0 आ रहा है ना मेरे दोस्त। 7 दूना 14, 7 एकम 7, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करने की कोई जरूरत नहीं, छोटी से छोटी संख्या पूछा। बाकी देखिए ऑप्शन ए की ओर चलते हैं, तो 8 से डिवाइड किया 24, 8 से 24, ये भी आ रहा है, 3 रिमाइंडर, ये भी 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये रिमाइंडर 3 नहीं आ रहा, 2 आ रहा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखिए करते हैं, तो ये 8 से डिवाइड ही हो रहा, रिमाइंडर बोल रहा है, लेकिन 3 बचना चाहिए, तो 3 बच ही नहीं रहा, ये भी खत्म। ऑप्शन देखिए डी चलते हैं, 8 एकम 8, 6, 8 8 64, 5 आ रहा रिमाइंडर, लेकिन 3 बोल रहा लाने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा था। देखिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है, और एक बार याद दिला दें इसको बताने से पहले, जो भी हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उनको पसंद आया हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका, और जो भी आपको लगे कि नहीं अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है। बोल रहा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है मेरे दोस्त, ठीक ना। अब देखिए बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक भुजा की लंबाई दिया हुआ कितना, 17। एक भुजा बोले या सभी भुजा, क्योंकि समचतुर्भुज का मतलब सभी भुजा बराबर है, तो एक भुजा की लंबाई 17 की और एक विकर्ण की लंबाई जो दिया हुआ वो कितना है, वो दिया हुआ 16। तो ध्यान रखिएगा ये 16 दिया हुआ, यदि हम दूसरा विकर्ण खींचते हैं ना, तो ये दोनों विकर्ण समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और 2 बराबर भागों में काटती है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। समचतुर्भुज के सभी भुजा तो बराबर होती है, और आमने सामने की भुजा भी पैरेलल होती है, ठीक ना। इसका पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और सभी भुजा बराबर होती है। और इसका विकर्ण जो है ना, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और 2 बराबर भागों में बांटती भी है। तो यहाँ पर विकर्ण क्या है, टोटल 16 है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अभी हम आपको क्या बताए थे
कि ये विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटता है तो सभी 90 डिग्री आपस में होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल में चले जाइए, ये 17 है, ये 8 है और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा ना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ये 17 है, ये 8, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 15। उसी तरीके से जितना ये 15 होगा ये विकर्ण उतना भी यही हो जाएगा 15, क्योंकि आधार दोनों बराबर भागों में बांटता है। तो 15 15 30, एक विकर्ण की लंबाई आ गया, दूसरा विकर्ण दिया हुआ था 16। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, मतलब 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 D1 कितना आ जाएगा 16 है, D2 कितना आ गया 30 आ गया मेरे दोस्त। तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 या 24 आ जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नहीं तो हो सकता है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए भूल गए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, कोई बात नहीं, भूल गए तो हम क्या करेंगे, एक ये समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 8 गुने 15 करेंगे ना। एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला है, 8 गुने 15 करेंगे। तो ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज बन रहा है, 4 त्रिभुज बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया, कहानी खत्म। देखिए ये 2 बार में कटेंगे तो क्या ये आ जाएगा 8 गुना 16 गुना 15 करेंगे, तो 16 गुना 15 करेंगे तो भी 240 ही देगा ना, 240 सेम आ गया ना। यदि फार्मूला भूल गया तो इस माध्यम से हम बना लेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। आज के लिए इतना तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक, ठीक। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।